नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्री मिशन कोचिंग के इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं शिव घोटिया। दोस्तों, आपके पास लिंक आ गया होगा एप्लीकेशन का। आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एग्री कोचिंग इस नाम से, एग्री मिशन कोचिंग के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। सर्च करना वहाँ से, और ये लोगो आपको दिखाई दे रहा है, इस लोगो, ये ग्रीन लोगो होगा, इस लोगो जैसा आपको लोगो दिखाई दे वो आप डाउनलोड कर ले। इसके अंदर लिखा लोगो के अंदर एग्री मिशन कोचिंग। तो आज अपने बात करेंगे एनआर सोंडा का जो नेक्स्ट अपना पार्ट है, चौथा पार्ट है। 3 क्लासेस ऑलरेडी अपने कर चुके हैं। तो अपने कुछ स्कीम की बात करेंगे, कुछ जो डायरेक्टेड थे उनको अपने छोड़ दिया, उनको अपने बाद में करेंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करेंगे। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, आपकी बुक में देखना टेबल बनी हुई है, उसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना दी गई है। सबसे पहले अपने बात करें, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लॉन्च कब हुई? ये लॉन्च हुई थी 2007 में। कब हुई थी? 2007 में। ये स्कीम चलनी थी 2007 से 2012 तक। 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये स्कीम है। तो इसके उद्देश्य की बात करूं मैं, इस स्कीम के उद्देश्य क्या थे उनकी अपनी बात करें। ऑब्जेक्टिव, इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव थे या उद्देश्य थे, एक तो क्या, इंक्रीज करना। क्या इंक्रीज करना? इंक्रीज करना प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, स्टोरेज और आपका स्टोरेज, यानी इंक्रीज करना किसको? जो आपकी हार्वेस्ट करने से पहले और बाद की जो आपको स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है वो, और मार्केट फैसिलिटीज। दोस्तों समझ रहे होंगे आप कि इंक्रीज प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी, यानी स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है? यानी अपने पास जो संसाधन है उनको क्या करना? बढ़ाना। जैसे किसान को क्या करना, जैसे फसल की कटाई के बाद में उसको आवश्यकता पड़ती है। जैसे आलू मान लो, आलू के बाद में उसको जो स्टोर करने के लिए स्टोरेज की उसको आवश्यकता पड़ती है, यानी कोल्ड स्टोरेज होता है, उसको उस पर सब्सिडी दे देना। इसके अलावा जैसे मान लो मैंने कोई आलू की प्रोसेसिंग के लिए जैसे चिप्स बनानी है, तो इसके लिए मेरे को क्या जो मशीनरी चाहिए उस पर सब्सिडी दे दी। या मैं जो जैम बना रहा हूँ, जेली बना रहा हूँ, जैसे केचप बना रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को जो जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो अवेलेबल करवा दी जाती है, यानी सब्सिडी दी जाती है उन पे, जिससे मेरे को कॉस्ट कम आए। और इसी का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर देना। और इससे क्या होगा? किसान की आय बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? इससे क्या होगी? इनकम बढ़ेगी। फिर अपने बात करें, जिससे क्या है, कृषि की विकास दर 4% को हासिल करना, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अब वो जमाना गया, 4% वाली विकास दर है जो एग्रीकल्चर में, वो आज नहीं है, क्योंकि सारे सेक्टर है वो माइनस में ही चल रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर अभी भी पॉजिटिव है। तो कृषि की विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्या करना? 4% तक क्या करना? हासिल करना इसको। उसके बाद में अपने बात करें नेक्स्ट इस योजना के बारे में, क्या करना? प्रमोशन करना, यानी वैल्यू एडिशन चेन, प्रमोट वैल्यू एडिशन चेन। देखो, वैल्यू एडिशन चेन का मतलब क्या होता है? यानी किसी भी चीज में क्या करना? उसकी वैल्यू को एडिशन करना। वैल्यू का मतलब क्या होता है? वही जैसे टमाटर था, टमाटर से अपने केचप बना लिया, तो उससे क्या, उसकी वैल्यू में वृद्धि होगी। वैल्यू में, जैसे मैं हल्दी का प्रोडक्शन करता हूं, हल्दी से मैंने क्या किया, डायरेक्ट हल्दी मार्केट में नहीं बेच के मैं क्या करता हूं, उसको सुखा के और पाउडर बना के मार्केट में बेचता हूं, यानी उसका वैल्यू एडिशन कर दिया। तो प्रमोट करना किसको? वैल्यू एडिशन को। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके किसान है, उसकी वैल्यू को क्या कर सके,
यानी उसकी वैल्यू है वो बढ़ा सकें। ये इसके क्या थे, उद्देश्य थे इस स्कीम के। उसके बाद में अपने बात करें इस स्कीम के बारे में, तो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की बात करें, यानी जो वित्तीय सहायता होती है, वित्तीय सहायता स्कीम में क्या है, 60 और 40। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 60 है और स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है, 40 है। ये 2015-16 से लगभग स्कीमों में यही पैटर्न चल रहा है। 2015-16 से लगभग स्कीम में यही पैटर्न चल रहा है 60-40 का, यानी 60% शेयर किसका होता है स्कीम में, भारत सरकार का, और 40% शेयर है वो राज्य सरकार का रहता है। और जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए 90-10 का है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना 90 रहती है और स्टेट गवर्नमेंट 10 रहती है। और आपके इसके अलावा जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज, यानी जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें क्या रहता है 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार का हिस्सेदारी उसमें रहती है। यानी स्टेट और सेंटर की, नॉर्मल स्टेट के लिए कितनी 60 और 40 की रहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 60 और 40% किसका रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का रहता है। उसके बाद में अपने बात करें इसके अंतर्गत 1 नवंबर 2017 से, एक बार इसको मैं यहां से रेज कर देता हूं, 1 नवंबर 2017 से क्या हुआ कि स्कीम चलनी कब तक थी, 2012 तक उसकी बात कर चुके अपने, लेकिन पहले क्या थी ये 2014-15 तक क्या थी, 100% किसकी थी ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। लेकिन 2015-16 में आके क्या किया, 60-40 पैटर्न है वो कर दिया, यानी ये क्या थी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है वो हो गई। तो उसके बाद में अपने बात करें तो 1 नवंबर 2017 में गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि इसको आगे और चलाएंगे, और इसको क्या नाम दे दिया गया, RKVY रफ्तार, RKVY रफ्तार नाम दे दिया स्कीम को 2017 से RKVY रफ्तार। अब देखिए रफ्तार की फुल फॉर्म क्या है, रफ्तार की फुल फॉर्म की मैं बात करूं, रफ्तार की फुल फॉर्म की यदि अपने बात करें, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेंशन, यानी रेम्यूनरेटिव अप्रोचेज फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रेजुवेंशन। ये क्या थी, 1 नवंबर 2017 से सरकार ने क्या किया, इसको कंटिन्यू रखेंगे, डिसकंटिन्यू यानी बंद नहीं करेंगे, RKVY रफ्तार नाम दिया, इसकी फुल फॉर्म ये थी। इसमें कुछ क्या चलती है आपकी, सब स्कीम भी चलती है। क्या चलती है, सब स्कीम की बात करूं, कुछ सब स्कीम है वो इस प्रकार है। इसमें पहली सब स्कीम चलती है आपकी CDP का मतलब क्या है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम का क्या अर्थ है, देखिए जहां पेडी हो रहा है यानी धान हो रहा है और टोबैको हो रही है, जिन क्षेत्रों में पेडी और आपकी टोबैको हो रही है, उनमें क्या है साल दर साल क्या वो धान और तंबाकू उगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है सोइल की प्रोडक्टिविटी है उसमें क्या है लगातार क्या हो रही है, उसकी उत्पादकता में गिरावट हो रही है। तो उन क्षेत्रों में यानी लगातार धान और तंबाकू की खेती होती है, उन फसलों को क्या करना, रिप्लेसमेंट करना किसके साथ, जैसे दलहनी और तिलहनी फसलों के साथ। ये क्या किसकी सब स्कीम किसके अंदर, RKVY का पहला कंपोनेंट है। फिर अपने बात करें इसकी सब स्कीम दूसरी FMDCP। ये देखिए फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ये था आपका 2015-16 में। ये क्या था 2015-16 में चला था। इसका एक कंपोनेंट और रहता है सब स्कीम के अंदर, स्वच्छ भारत। इस स्कीम के अंदर ही जोड़ा गया स्वच्छ भारत को। इसके अलावा आपकी इसके अंतर्गत स्कीम रहती है
BGERI, यानी ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्रिंगिंग ग्रीन BGRE है, ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ये भी इसकी सब स्कीम के अंतर्गत आती है। उसके बाद में अपने बात करें, एक और रहता है आरपीएस। आरपीएस का मतलब क्या है? आपका रहता है रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल। देखिए, उन मृदाओं का, यानी जिसमें लवणीयता, क्षारीयता, उनकी जो समस्या है, यानी जो समस्याग्रस्त भूमियां, उनका सुधार करना भी किस स्कीम के अंतर्गत था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की कुछ सब मिशन है। इसके अलावा आपकी एडिशनल फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी रहता है, AFDP। आपको इनको ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको एफएमडी के बारे में थोड़ा ध्यान रखना आपका कि एफएमडीसीपी है वो कब 2015-16 में क्या हुआ था, ये आया था 2015-16 में कंट्रोल प्रोग्राम है वो चला था। उसके बाद में अपने बात करें यदि नेक्स्ट हमारी स्कीम रहती है दूसरी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। कौन सी रहती है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो देखिए, स्कीम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, लॉन्च कब हुई थी उसके बारे में देखिए। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन स्कीम है वो लॉन्च हुई थी 2007 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, देखिए इसके बारे में अपने बात करेंगे। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यह स्कीम लॉन्च हुई थी 2007 में। कब? 2007 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन यानी खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि गेहूं, धान और दालों का उत्पादन क्रमशः 2 मिलियन टन बढ़ाना। क्या था? 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं और 2 मिलियन टन किसको बढ़ाना? दालों को बढ़ाना, इसका उद्देश्य रखा गया था। और कैसे बढ़ाना? बढ़ेगा कैसे? एक तो क्या करना, एरिया इंक्रीमेंट, यानी एक तो एरिया को बढ़ाना, दूसरा अपने कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ाना, यानी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता बढ़ाना, यानी उत्पादकता को बढ़ाकर क्या करें अपने ये उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। दूसरा एरिया को क्या करें, जो इंक्रीमेंट है। तीसरी बात करें तो रोजगार में वृद्धि करना। उत्पादन बढ़ेगा तो क्या है, लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। उसके अलावा इस स्कीम में कुछ और बातें हैं। देखिए, इसमें भी स्कीम में क्या रहता है, सरकार का जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंट रहता है वो रहता है 60-40 का। वही 2015-16 से क्या है, ये 60-40 का रहता है, वो आपको मैंने बता दिया स्कीम में। फिर अपने बात करें, जैसे आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी में क्या होता है, जो महिलाएं होती है, यानी गर्भवती महिलाएं या जिनको जो छोटे बच्चों को स्तनपान करवाती है, उनको क्या है, उनको फ्री मील उपलब्ध कराना, यानी खाना है वो उपलब्ध किस स्कीम के अंतर्गत होता है? खाद्य सुरक्षा मिशन। और उसके बाद में बात करें
जो आपके 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको भी फ्री में क्या है, खाना उपलब्ध आंगनवाड़ी में करवाया जाता है, खाना आंगनवाड़ी में दिया जाता है। वो भी क्या किस स्कीम का है, ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है। उसके बाद में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं या कक्षा 7 तक, इनको क्या है, आपने देखा होगा स्कूलों में क्या होता है, मिड डे मील प्रोग्राम चलता है मिड डे मील प्रोग्राम, यानी जिसमें खाना दिया जाता है। ये भी किसका कंपोनेंट है, ये आपका इसका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का। यानी कहने का मतलब भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना या सेल्फ रिलायंट बनाना, भारत को खाद्यान्न उत्पादन के अंदर, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद में अपने बात करें, नेक्स्ट आपकी स्कीम आती है आत्मा की यदि बात करें, आत्मा स्कीम की यदि बात करें अपने, देखिए आत्मा स्कीम क्या है उसके बारे में अपने बात करेंगे। आत्मा, इसकी आपको फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। और ये कब 2005 से आत्मा है जो शुरू किया गया था इसको। ये क्या करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर काम करती है। किस पर, जिला स्तर पर काम करती है। इसका जो चेयरमैन होता है ना, इसका चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है या जो जिसको डीएम कहते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कह सकते हो आप, इसका चेयरमैन होता है। इसका उद्देश्य की बात करें ना, इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका क्या होता है, उद्देश्य यानी कृषि विस्तार का कार्य होता है। इसका क्या होता है, कृषि विस्तार। अब देखिए कृषि विस्तार का क्या होता है, एक्सटेंशन से रिलेटेड जितने कार्य होते हैं वो किसके होते हैं, आपके आत्मा के अंदर होते हैं। यानी क्या करना, जो नया रिसर्च हुआ है और फार्मर तक पहुंचाना उसको, यानी फार्मर और जो रिसर्च लेबोरेटरी है कह सकते हो आप, साइंटिस्ट है, इनमें क्या एक लिंकेज बनाना। कहने का मतलब नई टेक्नोलॉजी आई है उसको जल्दी से जल्दी फार्मर तक क्या करना, ट्रांसफर करना। ये क्या कहा था, सभी के साथ जो स्कीम है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो एनजीओ है यानी नॉन ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है या जो ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें सभी में क्या करना, आपस में एक क्या करना, कोऑर्डिनेशन करना, आपस में क्या करना, इनमें कोऑर्डिनेशन करना, जिससे क्या हो ज्यादा से ज्यादा नई टेक्नोलॉजी है वो किसानों तक पहुंच सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए बेसिक, आत्मा की फुल फॉर्म क्या है और ये स्कीम है वो शुरू कब हुई थी। उसके बाद में देखिए आपके पास नेक्स्ट एक स्कीम आती है आइसोपोम। एक आत्मा में जो आपका रहता है 60 और 40 का इसी में रहता है। आपको बताया था मैंने 2015-16 से लगभग सेंट्रल सरकार ने क्या किया, सभी स्कीम का जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है यानी वित्तीय सहायता है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, यानी केंद्र सरकार की 60 और राज्य सरकार की कितनी कर दी है, 40% है वो कर दी, दोनों की हिस्सेदारी रहती है इसके अंदर। उसके बाद में अपने बात करें आइसोपोम स्कीम की। नेक्स्ट हमारे पास स्कीम रहती है आइसोपोम रहती है, उसके बारे में अपने बात करेंगे। उसके बारे में अपनी बात करते हैं नेक्स्ट आइसोपोम। देखिए आइसोपोम में बात करें यदि, सबसे पहले देखिए 1986 में क्या आया था आपके पास, टीएमओ आया था। टीएमओ यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड, यानी टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड आया था 1986 के अंदर आया था। उसके बाद में 1990 में इसी में किसको जोड़ दिया गया, टीएमओ में आपके पास ऑयल पाम को जोड़ दिया गया, पल्सेस को जोड़ दिया गया,
इसको 1990 में क्या किया गया, ऑयल पाम को, पल्सेस को और मेज को जोड़ दिया गया, इसी में मेज को जोड़ दिया गया। तो उसके बाद में क्या किया गया, 2004 में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया, 2004 में से रीस्ट्रक्चर्ड किया गया, यानी उसका दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर तैयार की गई और इसी को अपने क्या कहा गया, आइसोपोम कहा गया, आइसोपोम कहा गया। इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं, इंटीग्रेटेड, ये याद होनी चाहिए आपके, इंटीग्रेटेड स्कीम ऑन ऑयल सीड, ऑयल पाम एंड ऑयल सीड एंड मेज। यानी कहने का मतलब क्या है, भारत को तिलहन उत्पादन बढ़ाना, यानी भारत में तिलहन का उत्पादन बढ़े, इसका उद्देश्य टीएमओ का था। बाद में इसी में क्या है, ऑयल पाम, पल्सेज और मेज को भी जोड़ा गया और 2004 में पुनः इसका रीस्ट्रक्चर्ड किया गया और इसका नाम आइसोपोम रखा गया। यानी इंटीग्रेटेड स्कीम किस पे, ऑयल पाम, ऑयल सीड और मेज पे, यानी इनका सभी का प्रोडक्शन क्या हो, बढ़े। वर्तमान में लगभग भारत का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसका 12% हिस्से पे क्या है, तिलहनी फसलों की बुआई होती है। टोटल भारत में वर्तमान में जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसमें 12% क्षेत्र पे क्या होता है, तिलहनी फसलों की बुआई है वो होती है। उसके बारे में इसके बारे में नेक्स्ट अपने बात करें तो 2017-18 में क्या हुआ, नमूप प्रोग्राम आ गया था। 2017-18 में क्या गया, नमूप। ये याद रखना, नमूप का मतलब नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, यानी नेशनल मिशन ऑन या मेज और कर लेना, मेज, ऑयल सीड और ऑयल पाम। इसमें से पल्सेस को क्या कर दिया गया था, यहां से हटा दिया गया था, पल्सेस को यहां से हटा दिया गया। लेकिन आपको बेसिक याद क्या रखना है कि आइसोपोम की फुल फॉर्म क्या आता है, इसको अच्छे से आप याद कर लेना। टीएमओ याद कर लेना कि कब आया था, 1986 में, 1990 में, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको याद क्या रखना है, आइसोपोम की फुल फॉर्म क्या है और टेक्नोलॉजी मिशन है वो कब आया था, इनकी फुल फॉर्म है वो आप अच्छे से याद कर लेना, इतना आपके लिए काफी रहेगा। फिर अपने नेक्स्ट आपकी स्कीम रहती है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की बात करें तो चलिए इसके बारे में अपने देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की यदि मैं बात करूं तो एक स्कीम आई थी, कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये कब आई थी, 1985 में आई थी। कब आई थी ये, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, ये आपकी 1985 में आई थी और कब तक चली थी, 1999 तक चली थी। कब तक चली थी ये, 1999 तक चली थी। उसके बाद में स्कीम आई आपके लिए नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये 1999 से 2013 तक चली, 2013 तक चली। लेकिन कुछ राज्यों में क्या हुआ, कुछ राज्यों में 2015-16 तक भी चलाई गई, 2015-16 तक भी चलाई
गई थी। कुछ राज्यों में क्या है 2015-16 तक भी इसको चलाया गया था। 1999 से 2013 तक इस स्कीम को चलाया गया था। उसके बाद में देखिए एक स्कीम आई थी वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, यानी मौसम आधारित फसल बीमा योजना। वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम यानी मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ये आपकी आई थी 2007-8 में आई थी। कब आई थी? 2007-8 में आई थी। अब देखिए दोस्तों, बात आती है 2016 की। कब की आती है? 2016 की। 2016 में क्या होता है, एक तो आपका NAIS का, एक आपका वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का, और एक आपकी 2009 में और आई थी। 2009 में कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, CPIS कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम आई थी 2009 में। इसको भी इसमें मर्ज कर दिया गया था और एक स्कीम बन गई। कौन सी? ये इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको याद क्या होना चाहिए कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम है। इसमें देखिए सबसे पहले कोई भारत में यदि बीमा, फसल बीमा की योजना आई थी, वो कौन सी थी? क्रॉप, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी, वो आई थी भारत में कोई बीमा की फसल है। और इसमें क्या है, सबसे पहले कपास का बीमा किया गया था गुजरात के अंदर। सबसे पहले यदि भारत में कोई फसल बीमा आया था, वो कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985 में आई थी, 99 तक चली थी। और कपास में गुजरात में क्या किया गया था? बीमा किया गया था। NAS है जो 1999 से 2000 तक चली, 2013 तक चली थी। कुछ राज्यों में 2015-16 तक भी इसको चलाया गया था। जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, वो 2007-8 में, और उसके बाद में 2009 में आपके पास एक स्कीम आई थी, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम आई थी, CPIS। इन सभी को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया एक स्कीम में। और उस स्कीम का नाम क्या था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका नाम था। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके बारे में बता देता हूं डिटेल से। थोड़ा सा आपको इन स्कीमों के बारे में आपको ईयर याद रखना है कि कौन सी स्कीम कब है वो स्टार्ट हुई थी, यानी कौन सी स्कीम है वो कब स्टार्ट हुई थी। इन स्कीमों के बारे में आपको ईयर याद रखने हैं कि कौन सी स्कीम है वो कब आई थी। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सबसे पहली बात कि ये स्कीम है जो लॉन्च कब हुई थी? कब लॉन्च हुई थी? इसकी घोषणा हुई थी 18 फरवरी 2016 को। 18 फरवरी 2016 को ये स्कीम आई थी। और ये स्कीम है वो ऑपरेशनल हुई थी आपकी खरीफ रबी 2016 से क्या ऑपरेशनल हुई थी। यानी ये स्टार्ट कब हुई थी? रबी 2016 में, लेकिन इसकी घोषणा थोड़ी पहले हुई थी 18 फरवरी 2016 की। अब देखिए इस बीमा योजना की क्या खास बात थी। अभी तक क्या हो रहा था, सभी बीमा योजनाओं में क्या मिल रहा था? जो बीमा है फसलों का वो प्रॉपर नहीं मिल रहा था। सभी जो अभी तक आपको मैंने स्कीम बताई उनको मर्ज करके कौन सी स्कीम बनाएगी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में एक फसल बीमा योजना बना दी। तो अपने कह सकते हैं इसमें प्रीमियम राशि है जो वो याद होनी चाहिए आपको अच्छी तरह से। प्रीमियम राशि कितनी होती है? प्रीमियम राशि कितनी होती है? रबी के लिए जो प्रीमियम राशि है वो रहती है आपके लिए 1.5%। खरीफ के लिए जो प्रीमियम राशि है वो रहती है 2%। और वाणिज्यिक या जो उद्यानिकी
फसलें हैं, यानी जो बाग बगीचे हैं उनके लिए कितना रहता है, 5% प्रीमियम राशि रहती है। ये आपको याद होना चाहिए। रबी के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2% और वाणिज्यिक औद्यानिक फसल के लिए कितना, 5% है। अब देखिए दोस्तों, प्रीमियम होता क्या है, एग्जाम्पल से समझना। एक जैसे क्या होता है, आपने किसी फसल का बीमा करवाया, क्या करवाया, किसी फसल का, आपको इस साइड में बता देता हूं, यानी प्रीमियम क्या होता है। प्रीमियम देखना क्या होता है, आपने किसी फसल का, मान लो कपास है, इसका आपने क्या करवाया, बीमा करवाया। नाबार्ड का एक स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, यानी एक क्रॉप को नोटिफाई किया जाता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में या इस क्षेत्र में ये फसल है, इसके लिए इतना बीमा दिया जाएगा खराब होने पे। यानी मान लो 50,000 रुपए फसल खराब होने पे दिए जाते हैं। तो आपसे यदि वो कपास किसकी है, खरीफ की फसल है, किसकी है, खरीफ की फसल है, लेकिन कैसी है ये आपकी क्या रहती है, वाणिज्यिक फसल रहती है, यानी कैश क्रॉप रहती है। तो इसके लिए प्रीमियम राशि कितनी है, 5% है। तो अपने इसका 5% की बात करें तो कितना हो गया, 2500 रुपये आपसे क्या लिया जाएगा, ये मान लो प्रति हेक्टेयर था, तो आपको प्रति हेक्टेयर प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, 2500 रुपये कॉटन के लिए देना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम रहता है, इसका प्रीमियम कैसे निर्धारित किया जाता है। अब बात आती है कि स्कीम में कवरेज किसको मिलता है, यानी बीमा का जो क्लेम है वो किसको दिया जाता है। क्लेम की मैं बात करूं, जो आपकी जैसे आपदाएं होगी, कौन सी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, आगजनी, और वो भी कौन सी, प्राकृतिक। कहने का मतलब यह है कि आपका किसी से क्या है, कोई बैर विरोध है और उसने आपकी फसल जला दी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। यानी कौन सी, आगजनी प्राकृतिक है, या बिजली गिरने से आपकी फसल जल गई हो, बिजली गिरने से, या आपके खेत में क्या हो गया हो, कीट एवं रोगों का क्या हो गया हो, आक्रमण हो गया हो, जिससे क्या हो गई हो, आपकी फसल नष्ट हो गई हो। तो अपने कहें कि बीमा का जो क्लेम है वो किसको दिया जाता है, जिसकी फसल क्या है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, आगजनी, यानी प्राकृतिक आगजनी हो, और लाइटनिंग होती है जो, यानी बिजली गिरना होती है, इनसे आपकी जो फसलें खराब हो गई या जल गई, और इसके अलावा आपके हो गए जैसे कीट एवं रोगों से फसल खत्म हो गई, इसमें क्लेम दिया जाता है। लेकिन ये एक ऐसी स्कीम है, बीमा योजना इस प्रकार की पहली स्कीम है ये अपने आप में, कि फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भी बीमा का क्लेम दिया जाता है। यह अपने आप में एक पहली ऐसी स्कीम है फसल बीमा कि जिसमें कटाई के बाद में भी क्या दिया जाता है, क्लेम दिया जाता है। कैसे, जैसे आपकी फसल खेत में पड़ी है, आपने काट दी और खेत में पड़ी है सूखने के लिए कुछ दिन के लिए, बाद में हार्वेस्ट उसको किया जाता है। तो खेत में पड़ी है, इस टाइम तूफान, आंधी, बाढ़, यानी प्राकृतिक आपदाएं हो गई, ओलावृष्टि, जिससे क्या होती है, अधिकतर यही होता है कि फसलें वो नष्ट हो जाती है। तो आपको फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भी क्या किया जाता है, इस बीमा का क्लेम दिया जाता है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि फसल कटाई के 14 दिन बाद तक भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में क्या दिया जाता है, जो आपका है बीमा दिया जाता है। उसके बाद में अपने बात करें, बीमा है वो यानी राशि कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी पीछे 7 वर्ष का जो थ्रेशोल्ड लेवल है, यानी 7 वर्ष का एक औसत लिया जाता है, जिससे आपका वो नुकसान है वो देखा जाता है कितना हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रीमियम राशि देके, और उसके बाद में यदि फसल खराब होगी तो बीमा का क्लेम मिलता है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद क्या रखना आपको कि घोषणा 18 फरवरी 2016 में। प्रीमियम राशि इंपॉर्टेंट है, रबी के लिए 15%, खरीफ के लिए 2%, वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलों के लिए 5% रहती है। और इसमें इंक्लूड क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इसके अलावा
जो यानी कि जिन आपदाओं को रोका नहीं जा सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ उनको रखा गया है, यानी अपने जो वश में नहीं है या अपने जिनको रोक नहीं सकते, यानी नॉन प्रिवेंटेबल जो आपकी आपदाएं होती है वो इसके अंदर, जैसे इनको अपने नहीं रोक सकते, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, तूफान, आगजनी, यानी जो प्राकृतिक आगजनी है, बिजली गिरना, इनको अपने नहीं रोक सकते। यदि राज्य सरकार चाहे, जैसे किसी आपके खेत में जंगली पशुओं द्वारा क्या हो गया, नुकसान कर दिया गया, तो राज्य सरकार चाहे तो इसको भी इसमें ऐड कर सकती है। या आपकी बुआई है वो समय पर नहीं हुई, यानी सिंचाई की वजह से या बारिश समय पे नहीं हुई, सूखा के कारण आपकी फसल की बुआई नहीं हुई, तो वो राज्य सरकार पर डिपेंड करता है कि आपको वो बीमा क्लेम है वो दे या न दे। मेरे हिसाब से आपको इस स्कीम के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वित्तीय सहायता है राज्य और केंद्र सरकार की कितनी रहती है, 50-50 की। लगभग सभी स्कीमों में कितना था, 60-40, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कितना है, 50-50% रहता है। उसके बाद में अपने नेक्स्ट आपकी स्कीम के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। आपको मैंने स्कीम पूरी अच्छे डिटेल से करवा दी है। आपको मैंने बताया जो चीजें मोस्ट चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। फिर बात करें अपने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की, बात करेंगे अपने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन। देखिए नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था, सबसे याद रखने वाली चीज आपकी कब लॉन्च हुआ, 2005-6 में, और ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था। इसमें क्या है, आपका एक प्रोग्राम आया था बाद में MIDH, यानी इसका नाम बदल गया था कब, 2014 में क्या हो गया, MIDH, और MIDH की फुल फॉर्म है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। MIDH की फुल फॉर्म है, इसका नाम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन का बाद में क्या हो गया था, MIDH 2014 में। इस MIDH में कौन कौन से है वो इसमें इंक्लूड किया गया, आपका नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, इसके अलावा आपका ये सभी के सभी एक आपका रहता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो नागालैंड में रहता है, इन सभी को इसमें मर्ज कर दिया गया है। तो इतना इस स्कीम के बारे में आपको याद रखना कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन है वो कब लॉन्च हुई, 2005-6 में। इसका नाम बदल कर क्या हो गया, 2014 में MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसके बाद में चलते अपने नेक्स्ट अपनी स्कीम रहती है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के बारे में अपनी बात करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जिसको अपने KCC कहते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे कि KCC या किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, देखिए दोस्तों बात है 1998-99 की। ये आपका जो 1998-99 का बजट था उसमें क्या किया गया था, इस स्कीम की घोषणा की गई थी, और ये जो सिफारिश थी वो किसकी थी, RV गुप्ता कमेटी की, RV गुप्ता कमेटी की सिफारिश थी कि KCC किसानों को दी जानी चाहिए, यानी किसान क्रेडिट कार्ड है वो किसानों को दिया जाना चाहिए। 1998-99 के बजट में ये घोषणा की गई थी। उस टाइम भारत के जो वित्त मंत्री थे
कौन थे? यशवंत सिन्हा थे उस टाइम के वित्त मंत्री। तो ये योजना तैयार किसने की थी? ये योजना तैयार की थी नाबार्ड ने। किसने तैयार की थी? नाबार्ड ने तैयार की थी। दोस्तों नाबार्ड के बारे में पहला बता चुका आपको कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके जो अध्यक्ष है वो जो राजू चिंताला है वो क्या रहते हैं? इसके अध्यक्ष रहते हैं, चेयरमैन। फिर अपने बात करें नेक्स्ट की स्कीम में क्या प्रावधान किए गए थे। इस स्कीम में किसानों को लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म ऋण या लोन उपलब्ध कराना। यानी शॉर्ट टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म जो लोन है वो किसानों को देना सुनिश्चित किया गया था इस स्कीम में। और इस स्कीम में क्या प्रावधान था कि 3 लाख रुपए तक सबसे मेन प्रॉब्लम क्या थी किसानों की कि किसान है जो अपने जो आड़तीये हैं, व्यापारी है, सेठ साहूकार है, उनसे 2% आपका जो इंटरेस्ट रेट जो 2% नहीं सॉरी अपने जो लोकल में कहते हैं 2 रुपये सैकड़ा, यानी इसका 24% हो गया। यानी 24% इंटरेस्ट रेट पे क्या लेते थे? सेठ साहूकारों से कर्ज लेते थे। इसलिए क्या किया गया? इस कमेटी ने सिफारिश की कि किसानों को कर्ज के चंगुल से बचाने के लिए ऐसी स्कीम तैयार करनी चाहिए। जो नाबार्ड ने क्या किया? स्कीम को तैयार किया। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि किसानों को 3 लाख रुपए तक सस्ती ब्याज दर पर जो लोन उपलब्ध है, लघु अवधि जो ऋण है वो दिया जाए। इसमें 3 लाख रुपए तक आपका ब्याज किस तरीके से रहता है वो आपको मैं बता देता हूं। इसमें 3 लाख रुपए तक 9% ब्याज है। इफेक्टिव नहीं है, 9% ब्याज है। लेकिन एक स्कीम आई थी 2007 में, 2006-7 में एक स्कीम आई थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, यानी ब्याज दर छूट स्कीम आई थी, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आई थी। इसमें क्या किया गया था? सभी को 2% की छूट दी गई थी। क्या दी गई थी? 2% की छूट दी गई थी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में। उसके बाद में आपको यदि आप टाइम पे करते हो, यानी समय पर चुकाने पर आपको अतिरिक्त छूट थी। ये क्या थी? अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो यानी अपने 9 में से कितने गए? 5 गए, बचे कितने? 4%। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है, यानी वर्तमान में जो आपको ब्याज देना पड़ता है वो 4% देना पड़ता है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है कि 3 लाख रुपए तक आपको 4% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। यानी 4%, टोटल 9% था। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में 2% की छूट दी गई। उसके बाद में यदि आप समय पे चुका देते हो तो आपको फिर और 3% की छूट दे दी जाती है और आपको 4% ब्याज है वो देना पड़ता है। लेकिन यदि आपकी लिमिट 3 लाख को क्रॉस कर चुकी है, जैसे मान लो 10 लाख रुपए है, तो आपको 3 लाख रुपए तक तो ब्याज लगेगा। कितना? 4%। और 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए की राशि है, यानी 7 लाख रुपए पे अपना ब्याज है जो बैंक ने निर्धारित अपना कर रखा है। और लोन के लिए जैसे 11, 12, 13% है, वो बैंक टू बैंक है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, उनमें फ़र्क भी होता है। तो सिर्फ 4% ब्याज है वो 3 लाख रुपए तक। उससे ऊपर क्या होता है वो बैंक पे डिपेंड करता है कि उस पर ब्याज लगभग 12-13% से ऊपर रहता है। इतना आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा केसीसी के बारे में। आपको मैं एक चीज और बता देता हूं, 2018-19 का जो बजट था, बजट इसमें क्या की गई थी? घोषणा की गई थी कि जो पशुपालक है, पशुपालक तथा मछली पालक, इनको भी क्या देंगे हम? केसीसी देंगे। केसीसी किसको देंगे? जो आपके पशुपालक और मछली पालक है। यानी पहले केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड है, पशुपालकों और मछली पालकों को नहीं दिया जाता था। लेकिन 2018-19 के बजट में क्या किया गया? सरकार ने
पशुपालकों और मछली पालकों के लिए भी ये सुविधा दे दी, लेकिन इनको 2 लाख रुपए तक क्या होती है, ये सेम ब्याज दर लगती है, यानी 4% ब्याज पर 2 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। यहां 3 लाख रुपए और यहां 2 लाख रुपए पर 4% ब्याज लगता है। और एक बैंक क्या करता है, आपने देखा होगा कि बैंक आपकी जमीन के कागजात है वो ले लेता है, लेकिन आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है, इसमें पहले था 1 लाख का यदि आपका लोन है तो इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं ली जाती, कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं लेते। लेकिन वर्तमान में अब की बात करूं तो लास्ट ईयर इसने क्या किया, 1,60,000 रुपए तक आपको क्या किया गया है, कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। 1,60,000 रुपए तक आपको किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी, यानी आपको बैंक के पास अपनी जमीन के कागजात है वो जमा नहीं कराने पड़ते यदि आपने कितना लोन लिया है, 1,60,000 रुपए तक का लोन लिया है। मैंने इसके बारे में आपको कंप्लीट बता दिया बहुत अच्छे से, तो केसीसी को आप याद